Hi, this is Nikita Ved. In this video, we are going to study the topic performance prism. और फिर हम देखेंगे इन जनरल सब परफॉर्मेंस मेजर्स जो हैं उनके बेनिफिट्स क्या है और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है. राइट, सो पहले हम देखेंगे परफॉर्मेंस प्रिज्म. ठीक है, परफॉर्मेंस प्रिज्म इज प्रपोज्ड बाय एंडी नीली एंड क्रिस एडम्स. प्रपोज्ड बाय हुम? एंडी नीली एंड क्रिस एडम्स. राइट, परफॉर्मेंस प्रिज्म में 5 फैकेट्स होते हैं. परफॉर्मेंस प्रिज्म नाम ही इसलिए पड़ा है, 5 फैकेट्स होते हैं. और प्रिज्म के क्या होते हैं? 5 फैकेट्स. फैकेट्स मीन्स साइड्स, ऐसी कोई भी चीज़ के जिसमें बहुत सारी साइड्स हो. ठीक है, प्रिज्म में बहुत सारी साइड है तो हर एक साइड को क्या बोलते हैं? एक फैकेट बोलते हैं. राइट, सो इट इज़ प्रपोज्ड बाय एंडी नीली एंड क्रिस एडम्स. और इसमें ये देखते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स मीट हुई क्या. ठीक है, जैसे दूसरे परफॉर्मेंस मेजर है, सपोज हम देखेंगे बैलेंस स्कोर कार्ड. तो बैलेंस स्कोर कार्ड में शेयर होल्डर की नीड्स देखी जाती है, कस्टमर की नीड्स देखी जाती है. राइट, बट परफॉर्मेंस प्रिज्म में सारे स्टेक होल्डर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स मीट हुई क्या, ये देखा जाता है. इट एम्स टू मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. राइट, सो परफॉर्मेंस प्रिज्म का डायग्राम क्या है? 5 फैकेट्स है, मैंने बताया. परफॉर्मेंस प्रिज्म नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसके 5 साइड्स हैं. राइट, और जिसमें बहुत सारे साइड होती है तो हर साइड को क्या बोलते हैं? एक फैकेट बोलते हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम. इसमें 5 फैकेट में पहला है स्टेक होल्डर का सेटिस्फैक्शन, दूसरा है स्ट्रेटजी, थर्ड इज प्रोसेस, फोर्थ इज कैपेबिलिटी एंड फिफ्थ इज स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन. राइट, दीज आर द 5 फैकेट्स. पहला क्या है? स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन. स्टेक होल्डर का सेटिस्फैक्शन में हम ये देखेंगे कि स्टेक होल्डर कौन है और उनकी नीड क्या है. हु आर द स्टेक होल्डर पहले ये देखेंगे, और उनकी नीड्स और वांट्स क्या है. राइट, स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी में क्या देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी है. ठीक है, स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए व्हाट आर द स्ट्रेटजी नीडेड टू सेटिस्फाई द स्टेक होल्डर. पहले देखेंगे स्टेक होल्डर कौन है, नीड्स और वांट्स क्या है. फिर देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने. देन प्रोसेसेस. प्रोसेसेस में देखेंगे व्हाट आर द रिक्वायर्ड प्रोसेस टू अचीव दैट स्ट्रेटजी. ठीक है, क्या प्रोसेस रिक्वायर्ड है इस स्ट्रेटजी को पाने के लिए. फिर फोर्थ है कैपेबिलिटी. व्हाट आर द नीडेड कैपेबिलिटी फॉर द रिक्वायर्ड प्रोसेस या फिर टू ऑपरेट द प्रोसेस एंड टू इन्हेंस द प्रोसेस. क्या कैपेबिलिटी नीडेड है, क्या स्किल्स नीडेड है. फिर स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूशन, यानी व्हाट इज नीडेड फ्रॉम स्टेक होल्डर, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन नीडेड है स्टेक होल्डर से. 5 फैकेट्स क्या है? स्टेक होल्डर का कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टेक होल्डर कौन है, उनकी नीड्स और वांट्स क्या है. फिर देखेंगे ये नीड्स और वांट्स के लिए, यानी ये इनके सेटिस्फैक्शन के लिए क्या स्ट्रेटजी चाहिए, व्हाट आर द नीडेड स्ट्रेटजी. ठीक है, फिर प्रोसेस, यानी कि इस स्ट्रेटजी को पाने के लिए क्या प्रोसेस नीडेड है. राइट, और फिर इस प्रोसेस को पाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए क्या कैपेबिलिटीज़ नीडेड है, व्हाट आर द नीडेड कैपेबिलिटीज़. और फिर ये देखेंगे कि स्टेक होल्डर से हमको क्या कंट्रीब्यूशन नीडेड है. दीज आर द 5 फैकेट्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रिज्म. परफॉर्मेंस प्रिज्म एक इजी टॉपिक है, इसमें से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है एग्जाम में. ये थ्योरी है परफॉर्मेंस प्रिज्म की, छोटा सा टॉपिक है. नाउ विल सी बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स. जितने परफॉर्मेंस मेजर देखें उनके जनरल बेनिफिट्स क्या है. बेरी, ब्रॉडबेंट एंड ओटली ने दिया है बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, परफॉर्मेंस मेजर के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन को जानना ज़रूरी होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स जानने ज़रूरी होती हैं, उसकी प्रोसेस जाननी ज़रूरी होती है. तो ऑफकोर्स ये एक फ़ायदा है. उसके बाद क्या है कि हम डिवीजन को कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट ROI. ठीक है, एग्जाम्पल. फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर सकते हैं, बेंचमार्किंग इज द एग्जाम्पल. राइट, सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स गिवन बाय बेरी, ब्रॉडबेंट एंड ओटली ऑफ परफॉर्मेंस मेजर. सबसे पहला, क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हमको परफॉर्मेंस मेजर अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाई हो जाएगा, हमको पता करना ही होगा. फिर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस, पूरे प्रोसेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. हेल्प फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डिवीजन, डिवीजन का कंपैरिजन हो जाएगा. हमने देखा ROI
प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स के प्रति अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, जैसे परफॉर्मेंस प्रिज्म में, ठीक है, हमने देखा स्टेक होल्डर के लिए हम अकाउंटेबल है, शेयर होल्डर्स के लिए हम अकाउंटेबल है, बैलेंस स्कोर कार्ड, राइट। नाउ हेल्प इन सेटिंग ऑफ टारगेट फॉर मैनेजर, टारगेट्स सेट में हेल्प करता है मैनेजर को टारगेट सेट करने में, राइट। देन हेल्प फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन ईजी है, बेंचमार्किंग, राइट। सो बेसिकली कुछ बेनिफिट्स परफॉर्मेंस मेजर्स के हैं ये, क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस समझ में आती है, डिवीजन का कंपेयर हो सकता है, दो ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन हो सकता है, स्टेक होल्डर के लिए अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और मैनेजर के लिए टारगेट सेट करना में हेल्प करता है। नाउ सम प्रॉब्लम्स में क्या है, सबसे पहला टनल विजन में क्या मतलब, हम परफॉर्मेंस मेजर्स जब अप्लाई करते हैं तो मेजरमेंट में ही फोकस करते हैं, दूसरी चीज़ों पे फोकस करते ही नहीं है। टनल विजन हो जाता है, मतलब टनल विजन मतलब से फोकस कि भाई मेजर ही कर रहे हैं, मेजरमेंट में फोकस कर रहे हैं, बाकी एरियाज पे फोकस कम हो जाता है, ठीक है। देन दूसरा सब ऑप्टिमाइजेशन, यानी एक ऑब्जेक्टिव के चक्कर में दूसरी चीज़ें छूट जाती है। जैसे क्या कि सपोज हम ऑडिट पार्टनर है, हमको न्यू क्लाइंट्स चाहिए, इस चक्कर में अभी जो क्लाइंट है उनकी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है, सब ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव के चक्कर में दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है इफेक्ट होता है। टनल विजन में क्या, सिर्फ मेजरमेंट पे ध्यान, दूसरे एरिया को देख ही नहीं रहे। सब ऑप्टिमाइजेशन में एक ही ऑब्जेक्टिव पे ध्यान, दूसरा ऑब्जेक्टिव थोड़ा नेग्लेक्ट हो जाता है। सो टनल विजन, सब ऑप्टिमाइजेशन। देन मायोपिया यानी शॉर्ट टर्म गोल पे हमारा ध्यान है, लॉन्ग टर्म हम ज़्यादा देख ही नहीं रहे। मायोपिया हमने आई का भी देखा है कि शॉर्ट टर्म गोल पे ही ध्यान है, ठीक है। आईज में होता है डिजीज मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब वही कि शॉर्ट टर्म पे ही ध्यान है, लॉन्ग टर्म को देख ही नहीं पा रहे हैं, राइट। नाउ नंबर 4, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि डेटा को मिस रिप्रेजेंट करना। हमने लिखा कि 95% क्लाइंट सेटिस्फाइड है, जबकि 20% ही क्लाइंट सेटिस्फाइड है। सो दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन। देन मिस इंटरप्रिटिंग यानी जो डाटा दिया हुआ है उसको हमने मिस इंटरप्रिट किया, गलत समझ लिया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सारा आंसर सॉल्यूशन जो करेक्टिव मेजर है सब कुछ गलत ही होंगे। देन ऑसिफिकेशन इज बेसिकली हार्डनिंग यानी अनविलिंगनेस टू चेंज। एक परफॉर्मेंस मेजर लगा लिया, अब वो आउटडेटेड हो गया, डेट चली गई, हमको बदलने की जरूरत है लेकिन बदल ही नहीं रहा, दैट इज ऑसिफिकेशन। सो बेसिकली 6 प्रॉब्लम्स, टनल विजन यानी मेजरमेंट पे ही ध्यान है, दूसरे एरिया पे ध्यान नहीं। सब ऑप्टिमाइजेशन, एक ही ऑब्जेक्टिव पे ध्यान है, दूसरा तो हम देख ही नहीं रहे, हमने ऑडिट पार्टनर का एग्जाम्पल लिया। मायोपिया, शॉर्ट टर्म गोल्स पे ध्यान है, लॉन्ग टर्म पे ध्यान ही नहीं दे रहे। मिस रिप्रेजेंटेशन, हमने बोला मिस रिप्रेजेंट करते हैं डेटा, जैसे 95% क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है पर 95% दिखा दिया, जबकि 25 या 20% क्लाइंट्स ही सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। मिस रिप्रेजेंट किया हमने इन्फॉर्मेशन। मिस इंटरप्रिटिंग मतलब डेटा दिया हुआ है, हमने मिस इंटरप्रिट किया, तो आगे की सारी स्टेप्स जो एनालाइज करने की, करेक्टिव मेजर की, सॉल्यूशन की, सारी गलत ही होगी। ऑसिफिकेशन यानी हार्डनिंग, अनविलिंगनेस टू चेंज, एक बार परफॉर्मेंस मेजर लगा लिया, आउटडेटेड हो गए, डेट चली गई, सब कुछ हो गया लेकिन बदल ही नहीं रहे हैं। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स। सो हमने ये वीडियो में क्या देखा, परफॉर्मेंस प्रिज्म का कॉन्सेप्ट देखा। परफॉर्मेंस प्रिज्म फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर के अंदर आते हैं, ठीक है। सो हमने परफॉर्मेंस प्रिज्म का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हमने देखा जनरल जो परफॉर्मेंस मेजर्स सारे होते हैं उनके बेनिफिट्स, ठीक है, फिर हमने देखे उनके प्रॉब्लम्स, राइट। सो इस वीडियो में कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।